नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार की सियासत में क्या होने वाला है, सवाल उठने लगे हैं। दरअसल लॉकडाउन खत्म होते ही यह चर्चा शुरू हो गई है, क्या बिहार में सरकार गिरने वाली है। तो आज हम उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आपसे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सियासी समीकरण क्या कहता है और जो सियासी गतिविधियां बिहार में हो रही हैं उसके मायने क्या हैं। क्या वाकई में नीतीश सरकार खतरे में है, क्योंकि आज एक पर एक चुनौतियां देखने को मिली हैं। मैं उस बयान को भी आपको सुनाऊंगा जिसमें आप सुनेंगे कि कहा जा रहा है सरकार को बचा सकते हो तो बचा लो। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। हम बात कर रहे हैं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की। उनका पहले यह बयान सुनिए। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी और श्री तेज प्रताप जी के बीच आज मुलाकात हुई है। समझने वाले समझ गए, जो न समझे वो अनाड़ी हैं। श्री तेज प्रताप जी, नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने कई मौकों पर कहा है कि जीतन बाबू मांझी जी हमारे अभिभावक हैं। जीतन बाबू मांझी जी भले एनडीए में सशरीर हों, लेकिन उनका दिल लालू प्रसाद जी के विचारधारा के साथ ही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारधारा की लड़ाई जीतन बाबू मांझी जी ने साथ मिलकर लड़ी है। आज एनडीए में जीतन बाबू मांझी जी का दम घुट रहा है। कई मौकों पर उन्होंने अपना विरोध भी दर्ज कराया है। हम तो एनडीए के लोगों को, बीजेपी को ये चुनौती दे रहे हैं, इस सरकार को बचा सको तो बचा कर दिखाओ। तो सुना आपने, वह एक तरह से साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि बिहार में सत्ताधारी दलों के बीच कुछ खटपट तो है, सरकार गिरने वाली है क्या, यही सवाल है। दरअसल आंकड़े क्या कहते हैं वह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि बिहार में सबसे बड़े राजनीतिज्ञ लालू प्रसाद यादव का आज 74वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर बिहार में सियासी गतिविधियां भी देखने को मिली। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे एक तीर से कई शिकार करना चाह रहे थे। आज वह गए दलित बस्ती में, वहां पर हैप्पी बर्थडे लालू प्रसाद यादव का मनाया गया। इसके साथ ही साथ जब वो वहां से चलते हैं तो वह सीधे जीतन राम मांझी के घर पहुंच जाते हैं और बंद कमरे में काफ़ी देर मुलाकात करते हैं। सूत्र यह बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव से जीतन राम मांझी की टेलीफोन पर बात कराई गई। बातचीत में क्या चर्चा हुई है यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन सियासी विशेषज्ञ कहते हैं कि कुछ खिचड़ी पक रही है, शायद सरकार गिरने वाली है क्या, सवाल यही है। कई गतिविधियों को आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि बिहार में हो क्या रहा है। एक तरफ जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ भी खड़े दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर उनकी मांग ही कुछ ऐसी हो जाती है जो विवादों में घिर जाता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की वह मांग कर बैठते हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग यह उनकी नई नहीं है। जब वह महागठबंधन में थे तब भी उनकी जब बात सुनी नहीं जाती थी तो उस वक्त भी वह कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे थे और उसमें एक नेता चुनने की बात कह रहे थे, जो अगर महागठबंधन में कोई विवाद होगा तो उसे सुलझाएंगे। ठीक वही चीज़ जब नीतीश कुमार पर बीजेपी की ओर से बयान दिए गए, कई बयान जो विवादित भी थे, तो इस पर जीतन राम मांझी ने कहा कि यहाँ भी ज़रूरत है कि एक समन्वय समिति बने, यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और वह इन विवादों का निपटारा करे। हालांकि इस पे सुनवाई कितनी होगी, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, यह तो अलग बात है, लेकिन जीतन राम मांझी की बात जो है कहीं ना कहीं चुभने जरूर लगती है। इसके साथ ही साथ जब वह तेज प्रताप यादव से मुलाकात करते हैं तो उस मुलाकात को औपचारिक बताते हैं। तेज प्रताप यादव भी कहते हैं कि हमारे अंकल हैं, हमसे मिलने आए हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का इतिहास रहा है कि वह कहीं टिक कर नहीं रहते हैं। शायद उनकी कोई विचारधारा अपनी पार्टी की तो है नहीं, जिस कारण से जब जहां मर्जी होता है वह वहां चले जाते हैं। तो ऐसे में यह आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए कि जीतन राम मांझी क्या करेंगे, दल बदलेंगे, लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाएंगे। अगर चले जाएंगे तो बिहार में सरकार का क्या होगा, जो वर्तमान सरकार है जिसे नीतीश कुमार चला रहे हैं, उसका क्या होगा। इसके साथ ही साथ देखें तो मुकेश सहनी भी अब नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं।
कुछ देर के लिए आप मान सकते हैं कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के कभी साथ रहे थे, और इस बार भी जब बिहार विधानसभा चुनाव के पास जब वहां पे मुलाकात होती है, एनडीए में जब वो जाते हैं तो नीतीश कुमार के कोटे से ही सीट पाते हैं। इसी तरह मुकेश सहनी की अगर बात कर लें तो मुकेश सहनी भाजपा कोटे से सीट पाते हैं। दोनों 4-4 सीटें जीत करके आए हैं। मुकेश सहनी भी दबाव बना रहे हैं नीतीश कुमार पर कि जो विधायक फंड के पैसे आपने लिए थे कोरोना में खर्च करने के लिए, अब तो वापस कर दें, क्योंकि केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि वैक्सीन फ्री में लगाए जाएंगे, तो फिर हमारे पैसों का आप करेंगे क्या। दरअसल उनका कहना यह है, तर्क यह है कि विकास का काम रुक सा गया है, क्योंकि फंड के पैसे तो नीतीश कुमार ने पहले ही निकलवा लिए। अब नीतीश कुमार पर दबाव बन रहा है। वहीं अगर भाजपा को देखें, हम इस वजह से पहले एनडीए के सारे जो घटक दल हैं उनकी स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं, फिर सियासी आंकड़ों की भी बात करेंगे, विधायकों की भी बात करेंगे, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार गिर सकती है क्या, अगर गिरने से बचाना है तो करना क्या होगा वो भी बताएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि मुकेश सहनी यह दबाव बना ही रहे थे। अब बीजेपी की बात करते हैं। जैसे कि हरिभूषण ठाकुर का बयान आया, उन्होंने कहा कि मदरसे में या मस्जिद में सिर्फ धार्मिक और आतंकवादी बनने की शिक्षा दी जाती है, तो इनको तुरंत बंद कर देना चाहिए। नीतीश कुमार की सभी छवि सेक्युलर नेताओं की है, और सेक्युलर नेता कभी यह बयान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें मुसलमानों में भरोसा भी फिर से जताना है। दरअसल विधानसभा चुनाव में यह दिखा कि नीतीश कुमार पर मुसलमान वोटर्स भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने कैंडिडेट खड़े तो किए लेकिन कोई जीत कर नहीं आ सका। तो इससे यह नीतीश कुमार के मन में डर सा बैठ गया है कि आखिर मुसलमान वोटर्स को कैसे रिझाएं। उन्होंने जमा खान को बीएसपी से तोड़ करके अपने में मिलाया भी था, मंत्री भी बनाया। फिर बीपीएससी का रिजल्ट आता है, रिजल्ट के जरिए वह जनता को साधने की कोशिश करते हैं, वोटर्स को, कि देखिए आपके लिए हमने कितनी व्यवस्था की, हमने कोचिंग खुलवाई, वहाँ से पढ़ करके बच्चे निकल रहे हैं, तो हम आपके हित में काम कर रहे हैं। लेकिन मामला कुछ और है। वह मुसलमान वोट को रिझाना तो चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम भरोसा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का बयान उनके लिए और घातक साबित हो रहा है। तो जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वह जो है बीजेपी पूरी कर रही है। ऐसे में खतरा तो है। नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यह तो उनके, जब लालू यादव का वो स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, मतलब उनके फैसले को जल्दी समझना मुश्किल होता है कि कैसे लोग समझ पाएंगे कि वो क्या कदम उठाने वाले हैं। लेकिन लगता है कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लालू यादव ने जन्मदिन पर सियासी संग्राम तो छेड़ ही दिया है। चर्चाएं तो बढ़ने लगी हैं कि मुकेश सहनी हो या लालू यादव के साथ कभी मांझी रहे थे, तो मुकेश सहनी और मांझी वहाँ से हट जाते हैं तो क्या नीतीश सरकार खतरे में आ जाएगी। सियासी आंकड़ा क्या कहता है उसे जरा समझिए, क्योंकि यह जो मेल मिलाप चल रहा है यह कहीं ना कहीं कोई बड़े इशारा तो दे ही रहा है। दरअसल भाजपा के 74 हैं, जेडीयू के 43 थे, जिसमें से एक जो है मेवालाल चौधरी के मर जाने के बाद 42 हो गए थे। उसके बाद उन्होंने तोड़ करके 3 विधायकों को आपस में जदयू में शामिल कर लिया। निर्दलीय थे सुमित सिंह, उन्हें अपने पार्टी में शामिल कराया। फिर बीएसपी के जमा खान को अपने पार्टी में शामिल कराया, और फिर बेगूसराय में मटिहानी से जो विधायक हैं उन्हें राजकुमार सिंह को उन्होंने शामिल कराया। तो टोटल 45 ही होते हैं। हम के 4 हैं, वीआईपी के 4 हैं, सबको अगर जोड़ देते हैं तो 127 होते हैं। ऐसे 128 होते हैं, एक विधायक के निधन हो जाने की वजह से 127 होते हैं, तो 122 ही चाहिए, 5 अतिरिक्त है। अब इधर अगर महागठबंधन का हम पलड़ा देखते हैं तो महागठबंधन का पलड़ा 110 होता है। अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक उसमें जुड़ जाते हैं तो 115 होता है। तो 115 उनके पास है। इनको कितना चाहिए, तो 7 सीट और चाहिए 122 होने के लिए। तो 243 का हम लोगों का विधानसभा है, तो 122 अगर होगा तो जादुई आंकड़ा हम लोग पार कर जाएंगे। तो 115 पुरता है, फिर भी 7 सीटें बचती हैं। कहाँ से आएंगी, कौन देगा, किसको तोड़ा जाएगा। तो टूटने के लिए हम और वीआईपी छोटे छोटे दल हैं, 4-4 विधायक हैं, इनको अगर अधिक मात्रा में तोड़ लेते हैं तो यहाँ पे समीकरण जो है पूरा फिट बैठ जाएगा और आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम और वीआईपी के 4 में से 4 विधायक कैसे टूट जाएंगे, कैसे टूटेंगे, तो इसका कोई जवाब आपके पास भी नहीं होगा। और हम भी यही समझते हैं कि मुकेश सहनी
कि जो पार्टी है खास करके वहाँ दिक्कत है। उसमें से जो 3 लोग जो हैं ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीजेपी के ही थे, जो मुकेश सहनी के पार्टी के टिकट पर खड़े हो गए और चुनाव जीत गए, जो मुकेश सहनी को अपना नेता तक नहीं मानते हैं, ऐसे लोग तो इनको साथ छोड़ भी देंगे तो फिर मुकेश सहनी कहीं के नहीं रहेंगे, ना उनके इकलौते जो एक विधायक बचेंगे वहाँ पर वो भी कहीं के नहीं रहेंगे। तो मामला तो फंसता नजर आ रहा है। तो फिर मृत्युंजय तिवारी का यह दावा कि सरकार बचा सकते हो तो बचा लो, कैसे पूरा होगा? मुश्किल तो है। मांझी के रिश्तेदार हैं इसमें, कुछ लोग चले जाएंगे तो मांझी साथ में ले जाएंगे उनको, लेकिन वहाँ भी तोड़े जाने की संभावना है। भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति करने में माहिर है। अगर जोड़ तोड़ की राजनीति से अगर जीतन राम मांझी को नुकसान हो गया, वीआईपी को नुकसान हो गया, तो फिर वो महागठबंधन में जाकर भी उन्हें जादुई आंकड़ा तक नहीं पहुंचा पाएंगे, दिक्कतें तो हो जाएंगी। तो कैसे सरकार महागठबंधन की बन जाएगी? बड़ा सवाल यही है कि महागठबंधन की सरकार बनने में पेच तो है और एनडीए की सरकार गिराने में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को सोचना पड़ेगा कि क्या इतना आसान है। आप दबाव की राजनीति बना सकते हैं, नीतीश कुमार खुद दबाव में मुख्यमंत्री रह सकते हैं, लेकिन सरकार को गिरा देना अभी इतना आसान तो नहीं दिखाई पड़ता है। चाहे आप कितने प्रकार के सियासी बयान दे दें, बयानबाजी कर लें, चाल चल लें, लेकिन जो आंकड़ों के गणित को समझें तो यहाँ मुश्किल तो है। सरकार गिराना बहुत ही मुश्किल काम है फिलहाल। तो मुझे लगता है कि बिहार में अभी एनडीए की सरकार बनी रहेगी जब तक कि नीतीश कुमार कोई फैसला ना ले लें। और नीतीश कुमार अगर फैसला लेते हैं तब वो लालू यादव के पास अगर जाएंगे तो क्या लालू यादव उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि छोटी पार्टी है और तेजस्वी यादव पहले से चिढ़े हुए हैं। हालांकि यह सियासत है, इतना आसान नहीं होगा। और तेजस्वी यादव अगर सीएम बनना चाहते हैं तो क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी कुर्बान कर देंगे? क्या वह केंद्र की राजनीति करेंगे? तमाम तरह के कई सवाल हैं जिसका जवाब तलाशना होगा, तभी सरकार गिरने बनने वाली बात होगी। और इतनी जल्दी सरकार गिरेगी ये उम्मीद कम है, क्योंकि बीजेपी भी कच्ची गोटी नहीं फेंक रही है और खेल जो है सह और मात का लगातार जारी रहेगा। और तमाम सियासी घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखना होगा कि आखिर होता क्या है, कैसे सरकार बचेगी या गिर जाएगी। हमें आंकड़ों से समझाया और परिस्थितियों से समझाया। परिस्थिति यह कहती है कि नीतीश सरकार खतरे में है, लेकिन आंकड़े यह कहते हैं कि नीतीश सरकार को गिराना उतना भी आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है। न्यूज़ पीआर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।